प्रणाम सबको। नमो अभियंतानं नमो सिद्धानं नमो आयज्ञानं नमो मोक्षानं नमो लोहितसहस्राहुनं मत्स्यपञ्चनं भूतारसर्वपावकनाशनं मङ्गलानां च सेविसे फलमं हवैर्नगरम् यदि सम्यक् बलाकृतिमो भवादृशानं परमस्वभावं भूवासनापाशविनाशनाय नमोस्तु तस्मै चिरशासनाय नमोस्तु तस्मै तमशासनाय। ओके, कल हमारा पार्ट 23 कंप्लीट हो चुका था। आज देखेंगे हम पार्ट 24। पेज 57। उस मार्ग के द्वारा बहुत सारे चोर जो है वो गए। उस मार्ग के द्वारा बहुत सारे चोर गए। चलो, अभी जो भी डाउट्स होगा एंडिंग में दिखेंगे। आज नया पार्ट स्टार्ट करना है। सो पार्ट का नाम है कृदंत। सबसे पहले कृदंत क्या होता है? अभी आ रही है आवाज? सबसे पहले धातु को प्रत्यय लगने के बाद जब धातु, हाँ आज का रिकॉर्डिंग होगा। धातु को प्रत्यय लगने के बाद जब धातु शब्द बनता है वे प्रत्यय कृत कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय होते हैं वे कृदंत होते हैं। अब तक हमने क्या किया है, सभी धातु देखे हैं, फिर धातु के बाद जो है वो वर्तमान काल हो तो उसके प्रत्यय लगाए, या फिर भूतकाल हो तो उसके प्रत्यय लगाए। अब हम क्या करेंगे पता है, धातु जो है उसको शब्द बनाएंगे। धातु को शब्द बनाएंगे, ठीक है? कैसे? क्वेश्चन मार्क। तो धातु के बाद कृत प्रत्यय लगने से कृदंत होता है। अभी यहाँ पे कृत प्रत्यय क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो धातु है, अब तक धातु यानी क्या होता था, क्रियापद, और शब्द यानी क्या होता था, जैसे गांव, चंद्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब शब्द होते थे, पुल्लिंग नपुंसक और स्त्रीलिंग, फिर उनके ऐसे रूप होते थे। अभी हम देखेंगे कि जब धातु है उसको शब्द कैसे बनाएंगे, तो धातु के बाद कृत प्रत्यय लगने से धातु जो है वो शब्द बनेगा और उसको बोलते हैं कृदंत। अभी कृत प्रत्यय क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ इतना? कृदंत यानी क्या? जो धातु है उसको हम कृत प्रत्यय जो लगाएंगे उसके बाद धातु जो है वो शब्द बनेगा और उसको हम कृदंत बोलेंगे। अभी कौन से कृत प्रत्यय लगने से जो धातु है वो शब्द बन जाएगा, तब अभी हम देखेंगे। पॉइंट 2, चैप्टर है कृदंत। पॉइंट 2 क्या है कि धातु को तुम प्रत्यय लगने से हेतवर्त कृदंत बनता है। कृदंत जो है वो बहुत टाइप्स के। सबसे पहले है हेतवर्त कृदंत। हेतवर्त कृदंत, उसमें क्या होगा, तो तुम प्रत्यय लगेंगे। हमने बोला था ना कि धातु को प्रत्यय लगाएंगे तब वो कृदंत होगा, तो इस कृदंत का नाम है हेतवर्त कृदंत और उसको हम तुम प्रत्यय लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पा पिब, ये हमारा धातु है, इसका मतलब क्या है, पीना। अब पा को धातु है, तुम कृत प्रत्यय है, लगाएंगे तो क्या बनेगा, पातुम। यानी
हेतुवर्त कृदंत। तुम का प्रत्यय है मतलब है के लिए। इसका मतलब तो पता चलना चाहिए ना, तो हम शब्द प्रोनाउंस कैसे करेंगे, के लिए। यानी पा का मतलब है पीना, तुम का मतलब है के लिए, तो पा तुम बना। अब इसका अर्थ क्या होगा, पानी पीने के लिए, यानी ये होगा पीने के लिए। इसका अर्थ है पीना और इसका अर्थ है के लिए, तो पीने के लिए। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हुआ? कृदंत क्या होता है, उसमें हम सबसे पहला देख रहे हैं हेतुवर्त कृदंत, यानी क्या, तो तुम, कोई भी धातु हो उसके बाद में कृत प्रत्यय लगते हो तो वो हेतुवर्त कृदंत हो जाएगा। अभी पा का मतलब है पीना और तुम है के लिए, तो पीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मैं ले रही हूँ खाद धातु, ठीक है, प्लस तुम, तो क्या होगा, हाँ, तुम का मतलब हमेशा के लिए ही होगा। वो किसी भी धातु के साथ क्यों नहीं जुड़ता हो, उसका अर्थ चेंज नहीं होगा, वो हमेशा के लिए ही होगा। हमेशा किसी भी धातु के साथ लगेगा ये के लिए ही होगा। तो क्या होगा, खाद धातु का मतलब है खाना और तुम है के लिए, तो ये क्या होगा, खा तुम, यानी खाने के लिए। क्लियर सबको? तो ये हुआ हमारा फर्स्ट हेतुवर्त कृदंत। इसमें हम तुम प्रत्यय लगाएंगे, तुम का अर्थ है के लिए। वो जब किसी भी धातु के साथ जुड़ेगा तब के लिए के अर्थ में ही साउंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल पीने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, हर चीज़ में, लाने के लिए, जाने के लिए, हर चीज़ में के लिए साउंड होगा। नहीं, यहाँ पे हम पा का पिब नहीं लेंगे, पा ही लेंगे। पा पिब जो है वहाँ पे आदेश नहीं लेंगे, मूल धातु ही लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल दा यच, तो दा तुम ले गए, यानी देने के लिए। हाँ, आदेश यूज नहीं करेंगे, मूल धातु यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दा तुम, दा देने के लिए, हमेशा मूल धातु ही होगा। क्लियर हुआ सेकेंड पॉइंट? ये है हमारा हेतुवर्त कृदंत। नेक्स्ट जाओ, किसी को कोई भी डाउट? तो देखो अभी हमारे सेंटेंस में कैसे यूज किया है, जलम पातुम गच्छति, यानी क्या, पानी पीने के लिए जाता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा कृदंत है हमारा, संबंधक भूत कृदंत। ये 3 टाइप हो गए। संबंधक भूत कृदंत यानी क्या लगाना, त्वा लगाना। त्वा कित्वा, इसमें गुण वृद्धि कुछ नहीं होगा, जो है वो एज इट इज ही रहेगा। इन सभी में कृदंत में जब भी शब्द लगाएंगे तो उसमें गुण वृद्धि कुछ नहीं होगी, एज इट इज धातु अपन को लिखने हैं, नो गुण नो वृद्धि। नो गुण नो वृद्धि। चलो, संबंधक भूत कृदंत में हम लगाएंगे त्वा कत्वा। कत्वा जो है, जैसे अभी पा पिप में पिप जो है वो आदेश है, वैसे ता और तत्वा में इसको कैसे बोलते हैं, कत्वा, वो एक आदेश है बट हम यूज करेंगे त्वा। 10 गन हो तो भी नहीं होगा,
मेरे ख्याल से नहीं होगा, फिर अगर कुछ चेंजेस हो गए तब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। 10th में भी मोस्टली नहीं होगा, फिर देखेंगे आगे। अभी धातु को त्वा कत्वा प्रत्यय लगने से संबंधक भूत कृदंत होता है। अब इसका अर्थ क्या है? फॉर एग्जाम्पल रू धातु है, इसका मतलब क्या है? हरण करना, ठीक है। अभी इसमें हम लगाएंगे त्वा, वे क्या हो जाएगा? ऋत्वा। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस कुछ नहीं है, खाली इसको बोलते कैसे है दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी तुम क्या है? के लिए है। अब वो प्रेजेंट पास्ट टेंस कुछ नहीं है, बस एक सेंटेंस में खाली के लिए के अर्थ में है। दिस इज नॉट ओनली यूज फॉर प्रेजेंट और पास्ट टेंस, हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। अब जैसे यहाँ पे पातु गच्छति पीने के लिए जाता है, तो ऐसे भी हो सकता है पानी पीने के लिए गए थे, तो आइदर वे हम यूज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये अपना एक अलग ही आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे रू धातु था प्लस था, तो ये क्या होगा? ऋत्वा। जैसे तुम के लिए हम के लिए बोलते हैं ना, वैसे त्वा के लिए होगा करके। अभी हरण करना प्लस करके, तो ये कैसे होगा? हरण करके संधि होगी ना, संधि तो नॉर्मली जो सेंटेंस में होती है, इफ यहाँ पे भी होती होगी तो होगी ही। त्वा कत्वा मीन्स करके। जैसे तुम का अर्थ था के लिए, वैसे त्वा का अर्थ है करके। अब जब ये कृदन किसी धातु से ऐड होगा, तो यहाँ पे नो गुण नो वृद्धि, हमने ये ऑलरेडी देख लिया है, नो गुण नो वृद्धि, तो हम ऋत्वा का रत्वा ही लेंगे। रू धातु का अर्थ क्या है? हरण करना, और त्वा यानी क्या? करके। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? हरण करके। क्लियर हुआ? जैसे तुम का के लिए होता है, वैसे त्वा संबंधक भूत कृदंत जब किसी धातु से ऐड होता है तो वो शब्द बन जाता है ऋत्वा, यानी हरण करके। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं। रू धातु का मतलब था छड़ना प्लस त्वा, तो ये क्या होगा? रुत्वा, यानी क्या? छड़ करके या फिर छड़ करके ही आएगा। रू धातु का मतलब था छड़ना, जैसे इसका था हरण करना, तो हरण करके। यहाँ पे है छड़ना, तो छड़ करके। सारे ही धातु कृदंत में हो सकते हैं, सारे ही। अब तक हमने जितने भी धातु देखे हैं, उन धातुओं के पीछे अगर तुम आएगा तो हम ऐसे बोलेंगे हरण करके, छड़ने के लिए हरण। अभी ये रू धातु ही है, इसके पीछे अगर तुम लगाओगे ना तो ऐसे बोलेंगे हरण करने के लिए। अभी आ प्लस रू धातु, इसका मतलब है छटना, और उसके पीछे तुम लगा लोगे तो छटने के लिए। जैसे अभी हरण करना जो त्वा लगा है तो हरण करके। अब रू धातु प्लस का होगा तो छड़ करके। सारे ही धातु कृदंत में घट सकते हैं, खाली फर्क इतना है जब तुम में घटेगे तब के लिए बोलेंगे, और त्वा में घटेगे तब करके बोलेंगे। यहाँ पे भी आई गेस आदेश को ही लगेगा, सॉरी मूल को लगेगा। हाँ, चढ़ाई करके ऐसे भी बोल सकते हैं। अभी ये है करके, जब भी आता है तब यूज होता है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या 3 एक्सेप्शंस दिए क्या? देखो सेंटेंस कैसे है? रावणः सीतां ऋत्वा लंकां गच्छति। रावण जो है सीता को हरण करके लंका में ले जाता है।
हाँ सेंटेंस में देखो रिलेशन बैठ रहा है ना, ये कि हरण करके ले जाता है, पीने के लिए जाता है। सो ये लोग अलग ही है, मतलब ये पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस दोनों में यूज होगा, हेतुवर्थक कृदंत, संबंधक भूत कृदंत। नेक्स्ट, आदेश और मूल धातु ने त्वा कत्वा जो है संबंधक भूत कृदंत है, इसका ओरिजिनल है जैसे आदेश और मूल होता है ना वैसे है, यहाँ पे भी हम वैसे ही त्वा यूज करेंगे, कत्वा नहीं, ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, धातु के पहले उपसर्ग आदि अव्यय हो तो कत्वा के बदले य यूज करेंगे, बट मीनिंग सेम होगा करके। अभी देखो मैंने रूह धातु बोला, उसका मतलब आ प्लस रूह धातु जो होता है उसका मतलब होता है चढ़ना। तो जब आ और रू ये उपसर्ग के साथ आएगा ना, तब हम त्वा यूज नहीं करेंगे, य यूज करेंगे, बट मीनिंग सेम होगा, क्या करके। तो आ प्लस रूह प्लस य, तो आ रू य, इसका मतलब होगा चढ़ाई करके। क्लियर? जब आदेश के साथ यूज होगा उपसर्ग, जब उपसर्ग होगा तब हम त्वा यूज नहीं करेंगे, य यूज करेंगे, बट मीनिंग सेम होगा, करके, चढ़ करके, चढ़ाई करके, कुछ भी। अपनी बुक्स में क्या एग्जाम्पल दिया है, आ उपसर्ग प्लस नी धातु, इसका मतलब है लाना, आ प्लस नी धातु का मतलब है लाना, प्लस य, तो नो गुण नो वृद्धि आनीय, यानी क्या, ला लेना, नी यानी लाना, तो इसका होगा ला करके। तुम के बदले तुम ही रहेगा, हर एक धातु में तुम का तुम ही होगा, भले ही वो आदेश हो नहीं आदेश हो, उपसर्ग हो नहीं, सॉरी भले ही वो उपसर्ग हो या फिर उपसर्ग नहीं हो। इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो ये समझने की बात है कि यहाँ पे तुम ही होगा, और यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन यूज करेंगे। तुम का एज इट इज लिखेंगे, खाली यहाँ पे क्या होगा, अगर उपसर्ग होगा धातु को और हमें संबंधक भूत कृदंत यूज करने का बोलेंगे, तब हम त्वा यूज नहीं करेंगे, य यूज करेंगे, बट मतलब क्या है, सेम होगा, ला करके। इसमें हम आ प्लस नी प्लस त्वा यूज नहीं करेंगे, त्वा के बदले य यूज करेंगे, और मतलब सेम ही होगा, ला करके। क्लियर हुआ? सेकेंड, जब धातु के आगे उपसर्ग होगा तब त्वा के बदले य यूज करेंगे, अर्थ जो है वो बदलेगा नहीं, आनीय मतलब ला करके। क्लियर सबको? अव्यय में ये सब नहीं आएगा, अव्यय में तुम और त्वा ये सब यूज नहीं करेंगे हम। ओनली नी धातु हो तो त्वा यूज करेंगे। ओनली नी धातु होगा तब हम त्वा यूज करेंगे, इफ नी के आगे उपसर्ग होगा तो य यूज करेंगे, बट मीनिंग सेम होगा। नेक्स्ट, एक और एक इसमें ऑप्शन है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि धातु के अंत में अगर ह्रस्व स्वर हो तो य के पहले त्य लगेगा। धातु के पहले उपसर्ग आदि अव्यय हो तो कुत्वा के बदले य होता है। उपसर्ग को ही बोला है, उपसर्ग आदि अव्यय। पेज नंबर 43 में देखो, पेज नंबर 43 पार्ट 21 जो उपसर्ग का चैप्टर है उसमें क्या लिखा है, प्र आदि अव्यय।
यानी ये जो आ प्र अणु जो है उसकी बात कर रहे हैं, हमारे जो अव्यय है ना उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मनाली बहन क्लियर हुआ? ये जो प्र आ आदि उपसर्ग है ना उसको ही इन्होंने अव्यय बोला है। ये हमारे अव्यय जो सेंटेंस में यूज करते हैं ना उसकी बात नहीं की है। और जो कृदंत है वो हम धातु के साथ ही यूज करेंगे। ये मैंने मेरे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में ही बोला है। फर्स्ट पॉइंट देखो, धातु को प्रत्यय लगने के बाद धातु पर से जो शब्द बनता है वे प्रत्यय जो है कृत कहलाते हैं। तो ये जो है वो धातु के साथ ही यूज होगा। यहाँ पे क्या है? उपसर्ग। अभी नेक्स्ट क्या है? त्वा कब यूज करेंगे? सबके लिए। य कब यूज करेंगे? उपसर्ग के लिए। अब है त्य, उसका मतलब भी है करके। ये कब यूज करेंगे? जब धातु के अंत में ह्रस्व स्वर एंड में होगा तब ना त्वा यूज करेंगे ना य यूज करेंगे, हम त्य यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जी धातु मतलब जीतना, तो उसके लिए हम त्य यूज करेंगे। तो वो क्या होगा? जित्य, यानी जीत करके। अभी सपोज हमारे जी धातु जो है उसके अगर उपसर्ग भी आएगा ना तब हम य यूज नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसके एंड में जो है वो ह्रस्व स्वर है तो हम त्य यूज करेंगे। तो विजित्ये यानी विजय करके, जीत करके। जब धातु के एंड में ह्रस्व स्वर होगा तब हम त्वा यूज नहीं करेंगे, य यूज नहीं करेंगे, त्य यूज करेंगे। यानी क्या? किसी अभी सपोज यहाँ पे वी तो उपसर्ग है तो हम लोग तो य यूज करना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे धातु के अंत में ह्रस्व स्वर है इसलिए हम त्य यूज करेंगे। तो वी जी त्य यानी विजय करके। क्लियर हुआ? उपसर्ग नहीं हो तो यही यूज करना है त्य। धातु के अंत में अगर ह्रस्व स्वर हो तो यही यूज करेंगे। इफ धातु के आगे अगर उपसर्ग भी होगा ना तो यह नहीं त्य यूज करेंगे। रूह धातु जो है वो पीछे जो है वो आधा ह है। अवनी बहन, रूह धातु जो है उसके पीछे आधा ह है। जब धातु के अंत में ह्रस्व स्वर होगा, जी धातु है जीतना, इसके एंडिंग में है ह्रस्व स्वर तो हम त्य यूज करेंगे। अगर हम इसके आगे उपसर्ग लगाएं वी तो भी हमें त्य यूज करना है। उपसर्ग का जो य है ना वो यूज नहीं करना है, यहाँ पे त्य यूज करेंगे धातु के अंत में ह्रस्व होने से। अब तक कोई भी धातु ऐसा नहीं आया कि जिसके अंत में अ हो। हम कुछ और धातु ट्राई कर सकते हैं। क्षी धातु ट्राई कर सकते हैं। क्षी धातु ट्राई कर, क्षी यानी क्या? क्षीण होना, क्षय पाना। तो शित्य यानी क्षय पा करके। क्षय पाना का क्षय पा करके। वापस एक बार बोल रही हूँ, जब भी धातु के पीछे हम कृदंत लगाते हैं तब वो शब्द बन जाता है, धातु नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल हेत्वत कृदंत जब लगाएंगे किसी भी धातु के पीछे, अभी पा धातु है, पा पिप, उसका अर्थ है पीना। अभी वहाँ पे हम आदेश यूज नहीं करके मूल धातु यूज करेंगे। तो पा प्लस तुम लगाएंगे तो तुम का मतलब है के लिए,
तो पीने के लिए। नेक्स्ट धातु संबंधन भूत कृदंत, इसका मतलब है त्वा कत्वा, और ये इसका अर्थ है करके। जब धातु के पीछे संबंधक भूत कृदंत लगेगा तब हम करके ऐसा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी धातु है, अभी सपोज यहाँ पे हम मुद धातु, मुद यानी खुश होना, उसके पीछे में अगर त्वा लगाएंगे तो मुत्वा यानी क्या, खुश करके। मुद धातु का मतलब है खुश होना, प्लस त्वा लगाएंगे तो इसका मतलब होगा खुश हो करके। अभी हमारा जो धातु है अगर उसके आगे उपसर्ग आ जाए तो त्वा यूज़ नहीं करके हम य यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आ प्लस नी धातु यानी लाना, आ जो है वो उपसर्ग है, प्लस नी धातु का जो नी है वो दीर्घ नी है, रस्व नी नहीं है, और उसके पीछे हम लगाएंगे य, संबंधक भूत कृदंत वाला य। इसका मतलब होगा ला करके। अभी हमारे पास अगर धातु के अंत में रस्व स्वर होगा तब हम त्य यूज़ करेंगे, यानी जी धातु है उसके पीछे हम डालेंगे जित्य, तो क्या होगा, जी धातु के पीछे अगर त्य लगाएंगे तो क्या होगा, विजय पा करके। अभी सपोज जी धातु तो रस्व है और उसके आगे हम उपसर्ग नहीं भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो इजी है जित्य। अगर आगे उपसर्ग भी हो और पीछे रस्व हो तो हम उपसर्ग को गौन करके पीछे रस्व की इम्पोर्टेंस देके त्य लगाएंगे। क्लियर सबको? मुद धातु का मतलब है खुश होना प्लस त्वा होगा मुत्वा। नो गुण नो वृद्धि, मुद धातु का अर्थ है खुश होना, प्लस त्वा तो मुत्वा यानी खुश होकर के। अभी आप लोग मुझे बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? तो आंसर देना। उद उपसर्ग है प्लस डी। अब इसको मैं कौन सा कृदंत लगाऊं? इसको मैं कौन सा कृदंत लग, इसका मतलब है उद प्लस डी यानी उड़ना। जिन्होंने मुझे यह बोला है वो मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्यों। जिन्होंने यह बोला है वो एक्सप्लेन करेंगे क्यों। हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या था कि उपसर्ग आए और डी धातु है तब हम क्या लगाएंगे, य, तो उद प्लस डी प्लस य। यहाँ पे त्य जिन्होंने बोला है वो क्यों बोला, डी के पीछे जो है वो दीर्घ है, एंड में रस्व स्वर होना, यहाँ पे डी दीर्घ है तो यहाँ पे त्य कैसे लगेगा। हेमा बहन, धारा बहन, मनाली बहन, इन सब ने त्य बोला है तो यहाँ पे त्य कैसे लगा। रस्व नहीं है तो क्या लगेगा, उपसर्ग है और पीछे धातु के यहाँ पे रस्व भी नहीं है, दीर्घ है, तो उद प्लस डी प्लस य। क्लियर सबको? रस्व होता तो त्य लगता। परफेक्ट। रस्व होगा तब त्य लगेगा। क्लियर सबको? मुत्वा का मतलब है खुश करके, जैसे ऋत्वा का हरण करके, उद प्लस डी, उद प्लस डी प्लस य, इसका क्या होगा, उड़ करके। उड़ करके पक्षी जो है वो उड़ करके इस घर से उस घर में आए, वैसे। क्लियर सबको? हेतवर्त कृदंत में तुम लगता है हर एक धातु को लगेगा, हर एक धातु को, और जिस भी धातु को लगेगा उसके पीछे हम के लिए, जैसे खा तुम यानी खाने के लिए, पा तुम पीने के लिए। अभी यहाँ पे डी है, डी प्लस तुम होगा तो उड़ने के लिए,
किसी भी धातु के पीछे, अब मुद खुश होना प्लस तुम, तो खुश होने के लिए कुछ भी धातु हो पीछे तुम कृदंत लगा तो जो धातु है वो धातु नहीं रहेगा, वो शब्द हो जाएगा। यानी क्या, पातुम, खातुम, वातुम, मुत्तुम, इन सब का मतलब होगा के लिए। नेक्स्ट संबंधित भूत कृदंत, ये है 3, त्वा, य और त्य। त्वा नॉर्मली सबको लगेगा, य कब लगेगा, जब धातु के आगे उपसर्ग होगा तब य लगेगा, और त्य कब होगा, जब ह्रस्व स्वर होगा तब त्य लगेगा। अभी तीनों का अर्थ जो है वो सेम है, करके करके करके। शित्य कैसे होगा, शय करके, शित्य का अर्थ होगा शय करके। अब यहाँ पे उद प्लस डी प्लस य है, तो हमारा नियम क्या था कि त वर्ग के बाद जब ट वर्ग आए तो त वर्ग को हम ट वर्ग से रिप्लेस करेंगे। ड जो है त थ द, त का थर्ड है तो यहाँ पे ड आ जाएगा। तो ये पूरा कैसे बनेगा, उड डी यानी उड़ करके। समझ में आया? यहाँ पे उत था, हमने नियम लगाया कौन सा, त वर्ग के बाद ट वर्ग, और उसी का लेटर जो है ट वर्ग से रिप्लेस करना। तो उत प्लस डी प्लस य, तो उड डी यानी उड़ करके। और जो क्षी धातु था उसका मतलब क्या, शय पाना, शीन होना, और उसको अगर हम त्य लगाएंगे तो क्या होगा, शय करके, शीन पा करके, ऐसे। क्लियर सबका? सबका मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए। पूरे 5 पॉइंट क्लियर हुए? चलो मैं बोर्ड रब करूं, नेक्स्ट 6th पॉइंट दिखाना है। चलो, एक क्रिया करके दूसरी क्रिया जो है की जाती है तो उसे संबंधक भूत कृदंत कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्रिया। जब एक क्रिया करके दूसरी क्रिया की जाती है, यानी क्या होगा, एक क्रिया करके, ये थोड़ा पास्ट टेंस में साउंड नहीं कर रहा, करके दूसरी क्रिया जो है की जाती है, ये प्रेजेंट। जब एक क्रिया कंप्लीट करके दूसरी क्रिया स्टार्ट की जाती है उसको हम बोलेंगे संबंधन भूत कृदंत। जब एक क्रिया कंप्लीट करके दूसरी क्रिया स्टार्ट की जाती है, कंप्लीट करके स्टार्ट की जाती है। वह भोजन करके घर जाता है, तो कैसे होगा, वह का स, भोजन करके, तो भोजनम करके का आएगा कृत्वा, घर जो है गृहम, जाता है का गच्छति। तो एक क्रिया जो है वो करके घर जाता है, दूसरी क्रिया, एक क्रिया कंप्लीट करके दूसरी क्रिया स्टार्ट की जाती है, तब संबंधक भूत कृदंत होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह भोजन करके घर जाता है। अब ऐसे इसमें लिख सकते हैं, अभी सपोज पक्षी उड़कर महल जाते हैं। पक्षी का क्या आएगा, विहगः उड़कर, तो ये अभी हमने देखा था उड्डीय, उड़कर महल यानी प्रासाद जाते हैं, गच्छति।
ये कर्म होगा। पक्षी जो है कर्ता उड़ करके, एक क्रिया कंप्लीट हुई। महल जो है वो जाता है, पक्षी उड़ करके कहाँ जाता है? तो महल जाता है। तो महल जो है वो कर्म हुआ प्रासादम, और जो पक्षी है वो जाता है, इसलिए गच्छति। क्लियर सबको? एक क्रिया कंप्लीट करके दूसरी क्रिया जब स्टार्ट की जाती है उसे भी संबंधक भूत कृदंत कहते हैं। क्लियर सबको? हाँ, त्वा भी संबंधक भूत कृदंत ही तो है। यहाँ पे जो क्रू है ना, क्रू वो हमारे सेकेंड बुक का धातु है। क्रू यानी करना, ये सेकेंड घन का धातु है। सेकेंड बुक जो है उसमें आएगा क्रू धातु। ओके? हाँ, जो क्रिया होगी वो प्रेजेंट टेंस होगी, और जो हो गया है करके वो होगा संबंधक भूत कृदंत। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा पता है? अब जब ऐसे आएगा ना सेंटेंस, पक्षी उड़ करके महल जाता है, तब विह गह उड्डीय, पक्षी जो है उड़कर महल यानी प्रसाद जाता है। यहाँ पे संबंधक भूत कृदंत में हम लोग कहाँ गया? हाँ, यह यूज करेंगे। आई मीन त्वा जो है, त्वा य और त्य ये यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है? यहाँ जाने की क्रिया के पहले जो है भोजन, जाने की क्रिया के पहले भोजन की क्रिया जो है वो समाप्त हो गई है, यानी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे भी प्रसाद जाने की जो क्रिया है उससे पहले जो है उठने की क्रिया समाप्त हो गई, अतः इसलिए उस क्रिया को संबंधक भूत कृदंत के प्रत्यय लगते हैं। त्वा और तुम प्रत्यय वाले कृदंत अव्यय कहलाते हैं। अब जो त्वा और तुम प्रत्यय है ना, उन कृदंत उनको अव्यय कहते हैं। त्वा और तुम ये जो भी है ना उनको अव्यय बोलते हैं। त्वा और तुम, त्वा में त्वा य त्य ये तीनों, और तुम का तुम, इनको अव्यय बोलते हैं। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? इफ नहीं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट जाती हूँ। नेक्स्ट, सकर्मक धातु को भूतकाल में कर्मणि प्रयोग में तक्त प्रत्यय लगकर कर्मणि भूत कृदंत होता है, और वह जो है कर्म का विशेषण बनता है। सकर्मक धातु यानी क्या? जिसमें कर्म जो है वो कंपलसरी होगा, कंपलसरी होगा। और कर्म कंपलसरी कहाँ होता है? ऑब्वियसली कर्मणि में कर्म जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है? अभी कर्मणि के सेंटेंस में सकर्मक धातु को भूतकाल में यानी कर्मणि के प्रयोग में तक्त प्रत्यय लगाकर कर्मणि भूत कृदंत होता है, और वह जो है कर्म का विशेषण बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जी धातु, ये जी धातु है। अभी यहाँ पे जो है वो तक्त लगाएंगे। किसका? तो कर्मणि भूत कृदंत का तक्त लगाएंगे, तो वो क्या होगा? जीत। इसमें भी नो गुण नो वृद्धि, धातु एज इट इज लिखेंगे अपन।
इसमें भी धातु एज इट इज लिखेंगे, नो गुण नो वृद्धि। अभी जी धातु है, उसको हम त तक्त किसका लगाया, कर्मणी भूत कृदंत का त तक्त लगाया है, तो ये क्या होगा, जीत। अभी यहाँ पे सेंटेंस क्या है, यहाँ पे हाँ धातु में जो है वो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के प्रत्यय नहीं लगेंगे, यहाँ पे धातु में जो है वो कर्मणी भूत कृदंत लगेंगे। और ये जो कर्मणी भूत कृदंत त तक्त है ना, ये भूतकाल का ही है, प्रेजेंट टेंस का अब तक आगे आएगा, अब तक भूतकाल का बताया है, तो ये हो जाएगा जीत। अभी क्या है, राम के द्वारा रावण जो है जीता गया, ये हम कर्मणी में ऐसे बोलते हैं, तो इसका सेंटेंस कैसे होगा पता है, राम के द्वारा ये हुआ हमारा 3-1 कर्ता, राम के द्वारा रावण जो है, रावण हुआ हमारा 1-1 कर्म, जीता गया। अगर यहाँ पे यूजुअली जीता गया आता है तो हम क्या क्या यूज करेंगे, अभी सपोज यहाँ पे हम कर्मणी का कर्मणी भूत कृदंत नहीं लगा रहे, नॉर्मल सेंटेंस है कि राम के द्वारा रावण जो है वो जीता गया, तो हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का जी का हो जाएगा, जे का हो जाएगा जयत, तो अजयत। वेरी गुड वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से लिखा गया, अजयत। वर्षा बहन त आधा है तो अजयत ही आएगा, राइट। अभी इन प्लेस ऑफ अजयत हम लोग सिर्फ शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, जी धातु का जी और कर्मणी का भूत कृदंत, तो त। अब ये जो है हम है ना कर्मणी में क्या करते हैं कि क्रियापद है कर्म के अकॉर्डिंग लगते हैं, यहाँ पे कर्म 1-1 है इसलिए इसको भी हमने 3-1 डाला है। तो सेम जैसे कर्मणी में कर्म के अकॉर्डिंग क्रियापद होता है, वैसे कर्मणी भूत कृदंत में भी जो कृदंत है ना वो इसके विभक्ति के अकॉर्डिंग होगा। अब रावण न है तो जीत ह, क्लियर। इन प्लेस ऑफ अजयत हम लोग ये भी लिख सकते हैं सिर्फ त, यहाँ पे नो गुण नो वृद्धि, धातु एज इट इज लिखो, त ऐड कर दो, फिर क्या आएगा, कर्म की देखना कौन सी विभक्ति है, पहली है तो यहाँ पे पहली आएगा। अब यहाँ पे रावण ना हा होता तो यहाँ पे भी जीता हा होता। हाँ कोई भी लगा सकते हैं, बट सेंटेंस में जब कृदंत हो आएगा ना तब हमें कृदंत यूज करना है। हाँ पास्ट टेंस में जब कर्मणी वाक्य हो, पास्ट टेंस होना और कर्मणी का वाक्य होना, तब हम क्या करेंगे पता है, जो भी धातु है ना उसको हम लोग त तक लगा देंगे। दो चीज़ होनी, एक तो वो भूतकाल पास्ट होना और दूसरा वो कर्मणी होना, तब हम धातु को जो है वो त लगाएंगे। फिर क्या, कैसे इसको यूज करना, तो जैसे राम के द्वारा रावण जो है वो जीता गया बोलेंगे तो अजयत। इन प्लेस ऑफ अजयत हम लोग सिर्फ जी धातु और कर्मणी का जो त तक्त है वो त तक्त लगा के, अभी जैसे क्रियापद कर्म के अकॉर्डिंग होता था वैसे भूत कृदंत जो है वो भी क्रियापद के अकॉर्डिंग, अगर ये पहली विभक्ति है तो ये भी जीत ह होगा। हाँ वही विशेषण ऑफ कर्म, वह कर्म का विशेषण बन जाता है, यानी क्या, जो कर्म को विभक्ति लगी है वही इसको विभक्ति लगेगी। त तक्त का मीनिंग कुछ नहीं है, त तक्त यानी कर्मणी भूत कृदंत, भूत कृदंत बोलते हैं इसको। इन प्लेस ऑफ अजयत हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जीता गया, इसको बोलते हैं कृदंत। कभी कभार सेंटेंस में ये भी यूज करते हैं, कभी कभार सेंटेंस में ये भी यूज करेंगे, बट कंपलसरी क्या है, कर्मणी होना पास्ट टेंस होना, तब ये यूज करेंगे। अभी इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे पता है, पास्ट टेंस जो है ना उसके देखेंगे, कर्मणी और कर्तरी में क्या यूज करेंगे, भूत कृदंत। अभी वर्तमान का है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इस चैप्टर में नहीं आएगा। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस 2 टाइप से हम लिख सकते हैं।
आइदर दिस वे आइदर दिस वे, बस इसको बोलते हैं कृदंत। ये जो त तख्त है ना, इसको बोलेंगे कर्मणी भूत कृदंत। क्लियर? दो चीज कंपलसरी, पास्ट टेंस कर्मणी। तो राम के द्वारा रावण जो है जीता गया, उसके बदले जी और त तख्त कर्मणी का लगाएंगे, कर्मणी भूत कृदंत, और ये विशेषण बनेगा कर्म का। तो जो कर्म को विभक्ति लगेगी वो इसको भी विभक्ति लगेगी। त तख्त का मीनिंग क्या है? कुछ भी नहीं है, बस कर्मणी में कैसे बोलते हैं, राम के द्वारा रावण जीता गया, सेम ही राम के द्वारा रावण, अगर जीता ह भी डालोगे तो जीता गया। तुम भूत कृदंत नहीं है, तुम हेतवर्थ कृदंत है। यहाँ पे हम तुम, कव्य, त्य, ये जो भी है वो नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे त यूज करेंगे, सिर्फ त, और वो कर्म के अकॉर्डिंग चलेगा। बस यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं कि ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें तो क्या है, संस्कृत रीडिंग में आनी चाहिए, इसलिए हमें ये भी बता रहे हैं कि भाई कभी आप अगर ऐसे पढ़ो कि राम के द्वारा रावण जो जीता है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना कि जीता है कहाँ से आया। तब हमें पता चलना चाहिए कि ये जो त है वो तो त तख्त है, यानी कर्मणी भूत कृदंत का। तो ये तो वही सेंटेंस हुआ कि राम के द्वारा रावण जो है वो जीता गया। क्लियर? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत लीजिए, खाली लाइटली लीजिए। कर्मणी होना और पास्ट टेंस होना, तो अब हम त तख्त यूज़ कर सकते हैं। राम के द्वारा रावण जो है पहले ऐसे लिखते थे अजयत, अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब तब त तख्त आएगा तब हमें पता चल जाएगा कि ये कृदंत है और ये रावण जो है उसका विशेषण बना है। क्लियर सबको? ये जो कृदंत है ना, ये कृदंत, ये अभी भूत का कृदंत है, फिर है ना वर्तमान का कृदंत आएगा, फिर भविष्य का कृदंत। तो कृदंत जो है वो तीनों काल में चलेंगे, भूत, भविष्य और वर्तमान। अभी क्या देख रहे हैं, भूतकाल और कर्मणी का, तो त तख्त लगेगा। क्लियर हुआ सबको? भूतकाल होना और कर्मणी होना, तो धातु को सीधा त लगा लो, और धातु जो है वो कर्म के अकॉर्डिंग विभक्ति लगेगी। पहली है तो पहली, दूसरी है तो दूसरी, तीसरी है तो तीसरी, बस। और बोलने में कोई फर्क नहीं आएगा, सब ऐसे ही लिखे गए। हाँ, यहाँ पे अ व कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो त है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो पास्ट टेंस का त है, क्योंकि हम वर्तमान के लिए कुछ और ही यूज़ करेंगे। वर्तमान के लिए तवत यूज़ करेंगे और पास्ट टेंस के लिए त यूज़ किया, तो इससे पता चल जाएगा हमें कि ये पास्ट टेंस का धातु है और कर्मणी है। क्लियर सबको? क्लियर? खाली लाइटली इसको ज़्यादा स्ट्रेस आउट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत रेयर ही सेंटेंसेस में यूज़ आते हैं ये। बस आए तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई ये कृदंत हुआ है, दैट्स इट। और देखो आपको तो एक भी टेंशन नहीं, यहाँ पे गुण वृद्धि कुछ भी नहीं, धातु लिखो एज इट इज और पीछे त लगा लो और उसको जो है वो कर्म का विशेषण बना दो। हाँ, कर्मणी में गुण नहीं होगा तो क्या होगा, अ का अ, जी का जी, य का य और त, अजीयत। हाँ, टिल नाउ हमने क्या पढ़ा, कर्तरी पढ़ा, कर्मणी पढ़ा, अभी हम कृदंत पढ़ रहे हैं। हाँ, अजयत नहीं होगा, अजीयत, अजीयत होगा। चलो अभी नेक्स्ट देखना, टाइम अप हो रही है। फिर नेक्स्ट में क्या है, आपने कर्मणी का देख लिया कि भाई कर्मणी में भूत यानी पास्ट टेंस में कृदंत धातु को ही लगता है, कृदंत जो है धातु को ही लगता है, शब्द को नहीं लगता। तो जब कर्मणी में और वो भी भूत हो और कृदंत लगना हो धातु को, तब हम त तख्त लगाएंगे। अभी वही सेंटेंस भावे प्रयोग में हो तो होगा भावे भूत कृदंत, इसको भी त ही लगेगा। बट
त तक तो में अ नहीं लगेगा। जब हम है ना नॉर्मल कर्मणी के सेंटेंस लिखेंगे ना तब हमें अ लगाना है, जैसे अजियत। बट कर्मणी का जो सेंटेंस है उसमें हम जब त लगाएंगे धातु को त कृदंत, तब अ लगाने की जरूरत नहीं है। त से पता चल जाएगा वो पास्ट टेंस है। अभी तक टाइम है, प्लीज 5 मिनट में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर वापस 2 पॉइंट के लिए कल मेरे को पूरा लेना, इसीलिए थोड़ा कोप अप करो प्लीज, ऐसे भी क्लास लेट ही स्टार्ट होती है ना। नेक्स्ट, भावे भूत कृदन। अब तक हमने देखा था कर्मणी भूत कृदन में त तक लगाते हैं, और ये जो त है वो कर्म का विशेषण होता है। अब मेरे को बोलो भावे भूत, भावे प्रयोग में कर्म होता है, भावे प्रयोग में कर्म होता है। हेमा पालरिच, अच्छा ओके, नहीं परफेक्ट। तो यहाँ पे जो त तक है उसको हम कौन सी विभक्ति लगाए? कर्मणी में भूत, कर्मणी भूत कृदंत में त तक लगता है, और वो जो है वो कर्म का विशेषण, यानी क्या, कर्म को पहली तो इसको भी पहली, कर्म को दूसरी इसको भी दूसरी, कर्म को तीसरी इसको भी तीसरी। तो ये तो समझ में आ गया भाई। अभी भावे भूत कृदंत में तो कर्म ही नहीं है, तो हम त को क्या लगाए? तो सिंपल, भावे भूत कृदंत में जो त है उसको हमेशा नपुंसकलिंग फर्स्ट पर्सन वचन यानी तम ही लगेगा हमेशा। कोई भी धातु के साथ ये ऐड होगा तब ये तम के साथ ही ऐड होगा। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, दिवे सना, दी व से न भूतम, यानी क्या, दिवेसना ये है कर्ता, और कर्ता को 3-1 कंपलसरी भावे प्रयोग में कर्ता होता है, कर्म होता ही नहीं है। और जो कर्ता होता है ना उसको थर्ड विभक्ति लगती है। फिर हमारा धातु है भूत प्लस, अभी भावे प्रयोग तो पता चल गया कि हाँ भाई दिन के द्वारा हुआ गया। अभी भावे प्रयोग में कर्ता ही होता है, कर्म तो होता नहीं, तो कर्ता तो 3-1 लगा लिया। तो अभी हमारा भू धातु है होना, इसको जब हम त लगाएंगे भावे भूत कृदंत का, तब हमें कुछ नहीं सोचना, बिना सोचे समझे इसको तम लगाना है। तो भूतम, यानी क्या होगा, दिवस हुआ। देखो नेक्स्ट एग्जांपल भी दिया, रामे न जीतम, यानी क्या, राम द्वारा जीता गया। यहाँ पे भी देखो जी धातु है और भावे भूत कृदंत का तम लग गया है, तो राम द्वारा जो है वो जीता गया। बोलने में कर्मणी जैसे बोलते थे, कर्मणी और भावे प्रयोग में जैसे हम बोलते थे ना वैसे ही यहाँ पे बोलेंगे, चाहे वो तल हो या तम हो। क्लियर? बोलने में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। देखो कितना क्लियरली पता चल रहा है, राम द्वारा जीता गया। तो यहाँ पे राम द्वारा यानी क्या, राम जो है वो करता है 3-1, जी हमारा धातु है उसको लगा है भावे भूत कृदंत त, और उसको हमने लगाया तम, तो जीतम। क्रिया प्लस तम हो तो वो भावे भूत कृदंत होता है। हाँ 1-1। अभी सपोज शिष्य द्वारा हाँ भू प्लस था नहीं होगा, भू प्लस तम होगा। अभी सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल है, शिष्य न यानी शिष्य द्वारा वंदन हुआ। तो वंदन क्या है, वंद धातु है, इसको लगेगा वंदतम, तो शिष्य द्वारा ये हुआ 3-1। यहाँ पे कर्म नहीं है तो समझ जाना कि ये तो भावे प्रयोग है। भावे प्रयोग में क्या होता है, कर्ता और सिर्फ क्रियापद। तो यहाँ पे शिष्य न हुआ 3-1, और जो हमारा धातु है वंद उसको लगेगा त, भावे भूत कृदंत का त, और ये हो जाएगा तम, तो शिष्य द्वारा वंदन हुआ। क्लियर सबको? शिष्य द्वारा वंदन हुआ। कर्ता अगर 3-3 भी होना बहुत सारे शिष्य के द्वारा, तो भी यहाँ पे तो तम का तम ही लगेगा, नो चेंजेस। अभी शिष्य ही,
यानी बहुत सारे शिष्यों के द्वारा एक आचार्य को वंदन हुआ, तो शिष्य ही वंदतम। इफ इट्स बहुवचन ऑल्सो, हमारा जो कृदंत है वो तम ही होगा। हाँ, इसमें हर एक धातु में तम ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो। कर्ता जो है वो बहुवचन हो, सिंगल वचन हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर। जैसे हमारे भावे प्रयोग में भी कर्ता कोई भी होता था, हम लोग है ना भावे प्रयोग में जो क्रियापद लेते थे वो 3-1 ही लेते थे, वैसे ही यहाँ पे भी कर्ता को कुछ भी लगे, नो मैटर, बट कृदंत को तम ही लगेगा। दिवेसेन भूतम, यानी दिवस जो है वो हुआ, दिन हुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? कर्मणि में त लगेगा और जो त लगेगा वो कर्म का विशेषण होगा। बट आपको 2 चीज याद रखनी है कि वो कर्मणि होना और भूतकाल होना। तो कृदंत कौन सा लगेगा? त, और वो कर्म का विशेषण। फिर भावे भूत कृदंत में भी त लगेगा, बट डिफरेंस क्या होगा? वो जिस किसी भी धातु के साथ जुड़ेगा हमेशा तम लगेगा। अभी नेक्स्ट है 7th, गति अर्थ वाले धातु। एक सेकेंड, नेक्स्ट है गति अर्थ वाले धातु और अकर्मक धातु को भूतकाल में कर्तरी प्रयोग में त तक प्रत्यय लगकर कर्तरी भूत कृदंत भी होता है और वह कर्ता का विशेषण बनता है। कुछ भी बोल सकते हैं इसको, दिन हुआ या दिन द्वारा हुआ गया, कुछ भी बोल सकते हैं, दिन हुआ या फिर दिन द्वारा हुआ गया। ये थोड़ा बोलने में अजीब लगता है इसलिए यहाँ पे लिखा है दिन हुआ। नेक्स्ट, गति अर्थ वाले धातु जो है उनको और अकर्मक धातुओं में भूतकाल में कर्तरी प्रयोग में जो त तक प्रत्यय है वो लगाकर कर्तरी भूत कृदंत भी होता है और वह जो है कर्ता का विशेषण बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने कर्मणि देखा और भावे प्रयोग देखा, ठीक है। अभी सेम चीज जो है वो कर्तरी में भी अप्लाई होगी। कर्तरी भूत कृदंत, यानी सेंटेंस जो है वो कर्तरी में होगा और भूत कृदंत में क्या लगेगा? सेंटेंस जो है वो कर्तरी में होगा, कर्तरी भूत कृदंत। यहाँ पे भी त लगेगा, यहाँ पे त जो है वो कर्म का विशेषण और यहाँ पे जो त है वो हमेशा तम ही लगेगा और यहाँ का जो त है वो ऑब्वियस है कि कर्ता का विशेषण। फॉर एग्जाम्पल देखो, कुर्मः यानी क्या है? कछुआ। कछुआ जो है वो समुद्रम यानी समुद्र की ओर, स्रु तः, स्रु का मतलब क्या? जाना, हटना। तो कछुआ जो है वो समुद्र की ओर गया। अभी ये भूतकाल है इसलिए हम ऑब्वियसली गया ऐसे ही यूज करेंगे, जाता है प्रेजेंट है इसलिए वो यूज नहीं करेंगे गया। त से पता चल जाएगा कि ये पास्ट टेंस है। अभी पता कैसे चलना? तो ये देखो, ये सेंटेंस सीधा सीधा कर्तरी है, यहाँ पे कर्मणि है ही नहीं। तो कर्तरी में तो हम क्रियापद को जैसे यूज करते थे ना, कर्ता का विशेषण, वैसे ही यहाँ पे भूत कृदंत में भी कर्ता का विशेषण। अभी एक कछुआ है तो क्रूमः, तो यहाँ पे भी आएगा श्रुतः। अभी क्रूमाः, बहुत सारे कछुए तो यहाँ पे आएगा श्रुताः। क्लियर? कर्मणि में जो है वो कर्म के अकॉर्डिंग कर्म का विशेषण बनेगा धातु। यानी क्या? हम लोग कर्मणि में कैसे क्रियापद कर्म के अकॉर्डिंग डालते थे, वैसे जो भूत कृदंत है वो भी कर्म के अकॉर्डिंग डालेंगे। भावे में कैसे हम लोग 3-1 डालते थे, तो यहाँ पे भावे में हम डालेंगे तम। और कर्तरी में कर्ता के अकॉर्डिंग ही हम क्रियापद सेट करते थे, तो यहाँ पे भी कर्ता के अकॉर्डिंग भूत कृदंत सेट करेंगे, तो ताहा। अभी देखो, रामः जीतः,
ये क्लियरली दिख रहा है कि ना ही भावे प्रयोग है। अगर भावे प्रयोग होता तो रामे न, कर्ता जो है वो थर्ड होता, और कर्म तो है ही नहीं तो कर्मणी भी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि कर्तरी है। तो राम जो है जीता गया। अब यहाँ पे एक राम है इसलिए यहाँ पे जीतः, रामः जीतः, राम जो है जीता गया। हो गए हमारे सारे पॉइंट्स। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट? ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। कल हम संस्कृत में अनुवाद करो सेंटेंस देखेंगे। और हाँ देखो, पेज नंबर 59 में सारे धातु जो है ना, लास्ट नियम कैसे है, जैसे कर्तरी में हम लोग सेंटेंस में क्या करते थे, कर्तरी का सेंटेंस एज इट इज होता था, और जो धातु जो है उसको हम क्या करते थे, कर्ता के अकॉर्डिंग डालते थे। सेम ही करना है यहाँ पे। खूमः समुद्रः स्रुतः, यानी कछुआ जो है वो समुद्र की ओर जाता है। तो जब जाने के अर्थ में होगा ना, तब इसको त लगेगा। जाने के अर्थ में होगा तब इसको त लगेगा। और यहाँ पे कर्ता 1-3 है, तो ये जो श्रु धातु है जाना, उसके पीछे लगा त, तो अगर ये 1-3 है तो ये भी होगा 1-3, श्रुताहा। अगर ये सिर्फ कछुआ एक है 1-1, तो ये भी एक होगा, श्रुतः 1-1। कल एक बार वापस रिवीजन करवा लोगी, बट आप लोग देख के आना। कल एक बार होमवर्क सुन के क्लास लीव करना। होमवर्क पेज नंबर 59 में जो भी धातु है वो आपको करने हैं। फिर कृदंत आपके लिए ऑलरेडी किए हुए हैं, वो एक बार आपको देखना है। मनीषा बहन, आप एक बार भावे प्रयोग ध्यान से पढ़ना कि भावे प्रयोग में कर्ता जो उनको कौन सी विभक्ति लगती है। यहाँ पे कर्ता को 1 विभक्ति लगी है, इसलिए ये कर्तरी है। यही कर्ता को अगर थर्ड लगती तो भावे प्रयोग होता। आप लोग पहले कर्मणी, कर्तरी और भावे प्रयोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अभी क्लास स्टॉप करते हैं। आप लोग हो सके उतना धातु वगैरह करके आना, वरना कल की क्लास में मैं एक बार करवा दूंगी। धातु तो एज इट इज जैसे हम करते थे ना, धातु में गुण वृद्धि सब होगी। धातु कृदंत से रिलेटेड नहीं है। नीचे देखो कृदंत दिया हुआ है, वो आपको सिर्फ एक बार रीड करके आना है। अभी प्लस कृत धातु जो है उसका आपको दोनों रूप बनाने हैं, वर्तमान और पास्ट टेंस। और धातु में जो है गुण वृद्धि जो पहले होती थी ना, वो होगी ही। धातु में गुण वृद्धि होगी ही। आप लोग मेहनत करना, इजीली हो जाएगा। आज की क्लास थोड़ी भारी थी, कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली आप लोग वर्कआउट करना तो इजी हो जाएगा। धातु वर्तमान और पास्ट टेंस दोनों के रीड करके आना, कृदंत देख के आना। और कल हम क्लास में वापस एक बार डिस्कस करेंगे। जिन आगे अमृत कुछ भी कहा तो इच्छा में टुकड़ा।